बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं मोहम्मद जवेद मकसूद आपको नस्बुल ऐन वीडियो लेक्चर्स के प्लेटफार्म पर खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, नस्बुल ऐन यानी मकसद, एम और गोल। अल्लाह ताला ने इंसान को अगर इस दुनिया में भेजा है तो उसका कोई ना कोई मकसद है। वो अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है तो उसको कोई ना कोई नज़रिया, कोई ना कोई फ़िक्र, कोई ना कोई सोच दी गई है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारा ये प्यारा वतन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई नज़रिया कार फरमा था। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज से हम क्लास नहम के मुताले पाकिस्तान के पहले चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर है पाकिस्तान की नज़रियाती असास और हमारा पहला अनवान नज़रिया की तारीफ, माखज़ और अहमियत। सबसे पहले हम नज़रिया की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में आइडियालॉजी कहा जाता है। कोई भी सोच, कोई भी फिक्र जो माशी, समाजी तहरीक का बायस बनती है, सियासी तहरीक का बायस बनती है, तो वो क्या कहलाती है? वो नज़रिया का। और अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो है मुहक्किकीन की तरफ से, मुख्तलिफ दानिशवरों की तरफ से, मुख्तलिफ जो है वो मुफक्किरीन की तरफ से जो नज़रियात की उन्होंने तारीफ़ें की हैं, तो एक मुफक्किर कहता है किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में सोच, फिक्र और नक्शा जो उभरता है और कायम होता है उसे नज़रिया कहते हैं। यानी कोई भी फिक्र, कोई भी सोच जो आपके जहन में कायम हुई और उस पर आपने जो है वो प्रैक्टिकल किया और आपने उस एम को हासिल कर लिया, तो वो क्या था? आपका नज़रिया था, जिसकी बुनियाद पर आपने कोई भी एम, कोई भी मकसद हासिल किया। एक और मुफक्किर जो है वो कहते हैं कि किसी मकसद के हसूल के लिए आपके जहन में बनाया गया फिक्री खाका जो है वो नज़रिया कहलाता है। मिसाल के तौर पे इंसान जो है वो ज़िंदगी में कई काम करता है। इंसान जो है वो जब से इस दुनिया में आया है वो तगोदो में है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में। तो अगर कोई भी वो अदारा बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई भी जो है वो काम करता है, तो उसके जहन में एक फिक्री खाका, एक सोच होती है जिसको वो अख्तियार करता है। एक और दानश्वर जो है वो नज़रिए की तारीफ करते हुए कहते हैं कि किसी खास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तिमाई सोच का एक बात पर मुतफिक हो जाना नज़रिया कहलाता है, जिसमें पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है कि हमने जो है वो एक खास सोच, एक खास नज़रिया जो है अख्तियार किया बरसगीर के मुसलमानों ने, और पाकिस्तान जो है वो हासिल किया। इस तरह एक और जो है वो दानिशवर कहते हैं कि नज़रिया से मुराद ऐसा बाज़ाब्ता प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फलसफा और तफक्कर पर रखी गई हो और वो इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन सियासी, माशी और तहजीबी मसाइल के हल के लिए जो लाहे अमल बनाता हो, उसको हम नज़रिया कहते हैं। यानी आपने कोई नज़रिया अख्तियार किया, कोई सोच, कोई फिक्र अख्तियार की और उस पे जो है वो एक लाहे अमल बना लिया, तो वो क्या होगा? वो आपका नज़रिया जो है वो एक कारआमद होके एक कामयाब जो है वो मराहल में दाखिल हो जाएगा। और अगर हम खास तौर पे बात करते हैं नज़रिया के माखज़ की, यानी ये नज़रिया अखज़ कहाँ से किया जाता है, लिया कहाँ से जाता है, क्या चीज़ इसका बायस बनती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मुश्तरका मज़हब जो है वो किसी भी नज़रिए का बायस बनता है। मज़हब या दीन, अगर हम इस्लाम के हवाले से बात करते हैं तो इस्लाम इज़ ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो आपकी माशी, आपकी सियासी, आपकी जो है वो इमरानी ज़रूरियात को जो है वो पूरा करता है। और अगर कोई भी कौम, यहाँ पे अगर हम बरसगीर की बात करें या किसी और खित्ते की बात करें, तो बरसगीर में जो है अगर हम बसते थे, तो जब हमें पता चला कि हिंदुओं ने मुख्तलिफ तहरीकें चलाई जिसमें ज़बरदस्ती जो है वो मुसलमानों को या बाकी जो है वो मज़हब को जो है वो हिंदू बनाना, मिसाल के तौर पे शुद्धी और संगठन की तहरीकें थीं। तो जब 1000 साल से मौजूद इस बरसगीर में जो मुसलमान हुक्मरान थे,
ان کی مذہبی شناخت کا مسئلہ جو ہے درپیش ہوا تو انہوں نے اپنی مذہبی شناخت کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک فکر اختیار کیا۔ تو مشترکہ مذہبی جو ہے معاملات اور مذہب جو ہے وہ بھی ایک نظریے کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، کہ کوئی بھی قوم جب اس کے سیاسی مقاصد مشترکہ ہوتے ہیں تو وہ سیاسی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ اگر ہم برصغیر کی بات کرتے ہیں تو جب یہاں پہ انگریز آیا اور خاص طور پہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب یہاں پہ جو ہے وہ جمہوریت کی بات کی گئی یا انتخابات کی بات کی گئی، تو یا یہاں پہ جو ہے وہ 1885 میں کانگریس کا قیام یا 1906 میں مسلم لیگ کا قیام جو ہے میں لایا گیا، تو یہاں کے لوگوں نے ایک پلیٹ فارم جو انتخابات کا تھا وہ اختیار کیا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جدوجہد شروع کی، چاہے وہ ہندوستان کی صورت میں ہو، چاہے وہ پاکستان کی صورت میں ہو اور انگریز سے آزادی کی صورت میں۔ تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا ہمارا بڑا مقصد جو ہے وہ سیاسی مقاصد جو ہے وہ بھی کسی نظریے کو جنم دیتے ہیں۔ اور اگر ہم تیسری بات کرتے ہیں تو اس میں مشترکہ تعلیمی مقاصد جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی نظریے پہ قوم کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں خاص طور پہ یہاں پہ تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں پہ جو انگریز نے تعلیمی نظام لارڈ مکالے جو ان کا ایک مفکر تھا، ماہر تعلیم تھا، اس نے یہاں پہ جو نافذ کیا اس میں مسلمانوں کی حیثیت تو صرف کلرک سی رہ گئی تھی۔ یہاں کے باشندے جو ہے انگریز کی آمد سے پہلے یہاں پہ جو ہے 92% جو ہے خواندگی تھی اور اس کے بعد انگریز کے جانے کے بعد یہاں پہ صرف 12% جو ہے خواندگی تھی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجبور کیا کہ ہم ایک جو ہے وہ تعلیمی مقاصد کے ذریعے چاہے سیاسی مقاصد کے ذریعے چاہے جو ہے وہ ہمارے مذہبی معاملات ہیں تو ہم ایک ایسی سوچ، ایک ایسا فکر، ایک نظریہ اختیار کریں جو ہماری قوم کو جو ہے وہ آزادی کی طرف لے جائے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں مشترکہ معاشی مقاصد کی تو وہ بھی نظریات کو جنم دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اب معاش جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ انسان جو ہے جب معاشی طور پہ جب ترقی کرتا ہے تو اس کی سوچ بھی وسیع ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں معاشی مقاصد کی ہمارے خطے کے حوالے سے تو یہاں پہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ باور کرا دیا کہ جو بھی ذمہ داری تھی 1857 کی جنگ آزادی کی وہ ساری کی ساری کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی۔ اب وہ ہندو تو خود جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے اور مسلمان جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ یہاں پہ کلرکوں کی، ملازمین کی سی رہ گئی۔ تو یہاں پہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے لیے ترقی کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ ناپید ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک جدوجہد اختیار کی، ایک نظریہ اختیار کیا تاکہ یہاں پہ جو ہے ان کی جو معاشی ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے، آزادی حاصل کی جائے۔ یہ چیز بھی جو ہے وہ نظریہ کا باعث بنی۔ اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں مشترکہ ثقافتی مقاصد، اگر ہم اپنی ثقافت، کلچر جو ہے انگریزی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی جو ہے وہ نشو و نما کرنا، کسی چیز کی کانٹ چاٹ کرنا۔ اب جب ہر قوم جو ہے اس کی پہچان اپنے کلچر سے ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا کلچر جو ہے وہ برقرار رکھے گی، وہ اپنی شناخت جو ہے وہ برقرار رکھے گی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ثقافتی مقاصد میں خاص طور پہ اردو کے حوالے سے اور ہندی کے حوالے سے 1867 میں ایک تنازع ہوا بنارس میں جسے اردو ہندی تنازع کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ زبان کے معاملے میں خاص طور پہ جیسے ہندو چاہتے تھے کہ یہاں پہ ہندی زبان ہو اور دیوناگری رسم الخط ہو، اور یہاں اس سے پہلے جو ہے وہ اردو سرکاری زبان، اس سے پہلے جو ہے وہ فارسی جو ہے سرکاری زبان مسلمانوں کی چلی آتی تھی۔ تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کی زبان کا بھی تحفظ کیا جائے، ان کی ثقافت کا بھی تحفظ کیا جائے۔ تو اس لیے کوئی بھی قوم جو ہے جب اپنی ثقافت کا تحفظ چاہتی ہے تو وہ ایک نظریہ اختیار کرتی ہے۔ اب اگر ہم جو ہے یہ پانچوں نکات کے بعد اگر بات کریں نظریہ کی اہمیت کی تو سب سے پہلے نظریے کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد جو میں نے شروع میں بیان کیا، اور اسی نظریے سے اس کی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔
अगर नजरिया जो है वो मुस्बत है, नजरिया जो है वो अच्छा है, तो कौम जो है वो तरक्की करेगी, बहसियत मजमुई इंसानियत तरक्की करेगी। और अगर नजरिया जो है इनफरादी है, नजरिया इस्तेसाल का है, नजरिया जो है जुल्म का है, नजरिया जो है वो लोगों के वसाइल जो है लूटने का है, तो ना सिर्फ कौमें जो है तबाह होती हैं, बल्कि पूरी इंसानियत जो है वो इंसानियत से जो है वो गिर जाती है। और अगर हम किसी भी जो है वो कौम की बात करें, तो वो कौम अपने नजरिए की वजह से जिंदा होती है। कौमें हमेशा जो है वो अपनी नजरियात की वजह से ही दुनिया में जो है वो तरक्की करती हैं और माशी खुशहाली की मनाज़िल जो है वो तय करती हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वो नजरियात ही किसी कौम को मुत्तहिद रखने का बायस बनते हैं। अगर आप एक नजरिया एक कौम को दे देते हैं, एक फिक्र दे देते हैं, एक सोच दे देते हैं, तो वो कौम मुत्तहिद रहती है। नहीं तो वो कौम जो है वो कौम नहीं होती, वो एक हजूम बन जाती है। और अगर हम बात करते हैं मकासद के हसूल की, तो इसकी अहमियत इस हवाले से भी है कि कोई ना कोई मकसद आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक नजरिए की, एक सोच की, एक फिक्र की जरूरत होगी। जब तक आप कौम को एक नजरिया, एक सोच, एक फिक्र प्रोवाइड नहीं करेंगे, मुहैया नहीं करेंगे, तब तक वो मकासद के हसूल में उसको मुश्किलात पेश आती रहेंगी और मकासद का हसूल मुमकिन नहीं बना सकती। अगर हम बात करते हैं खास तौर पे जज्बे के हवाले से, जद्दोजहद के हवाले से, तो नजरिए की अहमियत इस हवाले से जो है वो हमें बतानी होगी कि जब हम कोई नजरिया इख्तियार करते हैं, उस पर एक लाहे अमल बनाते हैं, तो हम में एक जज्बा पैदा होता है कि हम क्या करें। समाजी हालात और दबाव जो है वो भी नजरियात को जो है वो जन्म देता है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में सियाह फाम ने अपने हकूक के लिए एक लंबी जदोजहद की, और हमारे बरसगीर में जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं ने अंग्रेज से निजात के लिए यहाँ पे जदोजहद की, चाहे वो कांग्रेस के प्लेटफार्म से थी, चाहे जो है वो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से थी। और हम जो है बतौर मुसलमान हम देखते हैं तो हमारी तो पूरी तारीख ही जदोजहद से इबारत है। तो ये अगर हम बात करते हैं तो नजरियात की या नजरिया की इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। और जब इंसान कोई नजरिया, कोई सोच, वो अगर इज्तिमाई वाले से होगी, मुस्बत होगी, उसको परवान चढ़ाएगा, तो कौमें तरक्की करेंगी। और अगर जो है उसका नजरिया, उसके नजरियात इनफरादी होंगे, इस्तेसाल के होंगे, तो कौमें तरक्की नहीं करती। तो अजीज तलबा तलबात, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। लेकिन अपनी आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो आगाह कीजिएगा, ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर जो है वो बना सकें। शुक्रिया।